आज हम बेसिक फोर्सेस इन नेचर और इसमें स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके पास एक ऐसी फोर्स है दैट बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जिस फोर्स ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के रखा हुआ है वो असल में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर कार्बन एटम है और हर एटम का कोई ना कोई न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में आपके पास असल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो ये कार्बन एटम का न्यूक्लियस है जिसमें जो प्रोटॉन है उन पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि जो न्यूट्रॉन होते हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन शेल्स कहते हैं या फिर शेल भी कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो कार्बन एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिसने इनको जोड़ कर रखा हुआ है वो असल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में मौजूद नहीं होगी तो फिर न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इकट्ठे नहीं रह सकते। इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये एक्चुअली एक जैसे ग्लू नहीं होती उस ग्लू की तरह एक्ट कर रही है या लग रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है वो कैद हैं। अब न्यूक्लियस में चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है तो न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं जबकि प्रोटॉन को हम पी से लेबल कर रहे हैं। अब जैसे कार्बन एटम है ना वो असल में मिलके बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसी तरह अब ये सवाल उठता है कि क्या आया ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन हैं या जो न्यूट्रॉन हैं ये भी किसी चीज से मिलके बने हुए हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन असल में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स। यानी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो असल में क्वार्क्स से मिलके बने हैं। अब कितने क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन बनाते हैं वो असल में है आपके पास 3 क्वार्क। जैसे कि यहां पर आपके पास ये जो प्रोटॉन है ये इन 3 क्वार्क से मिलके बना है, जिसमें ये जो U है ये एक्चुअली आपके पास अप क्वार्क है, जबकि ये जो D है आपके पास ये डाउन क्वार्क है। तो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिलके असल में एक प्रोटॉन बनाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर न्यूक्लियस ने या न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्स जोड़कर रखी हुई है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो प्रोटॉन चूंकि 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है तो इन अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क को जो जोड़ के रखने वाली फोर्स है वो भी असल में कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में जोड़े रखने के साथ साथ क्वार्क्स को भी असल में जोड़ के रखती है, जिससे आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वजूद में आते हैं। इसी तरह अब अगर मैं न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन की बात करूं थ्रू क्वार्क्स तो न्यूट्रॉन भी असल में आपके पास एक अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। तो इन 2 डाउन और एक अप क्वार्क को जो जोड़कर रखने वाली फोर्स है वो असल में आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो फिर जो मैं बात कह रहा था कि असल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, ये क्वार्क्स को भी बाइंड करके रखती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को भी बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस में। और न्यूट्रॉन को आप यूजुअली इस तरह से भी लिखा हुआ फॉर्मेशन में कभी कभी देखेंगे जो कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन है एक अप जिसको U से हम रिप्रेजेंट करते हैं और डाउन क्वार्क को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक अप 2 डाउन मिलके 2 क्वार्क्स डाउन मिलके असल में क्या बना रहे हैं, एक न्यूट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं और इस चीज की बात करते हैं जैसे फोर्सेस की नेचर होती है कि वो या तो अट्रैक्टिव होती हैं या रिपल्सिव होती हैं। तो यहां पर आपके पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो असल में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस में आपके पास न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। इसी तरह आपके पास जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो भी असल में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। और न्यूक्लियस में क्योंकि प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को न्यूक्लियस में क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। अब असल में चूंकि जैसे कि आप कार्बन एटम का सिनेरियो लें तो इसमें क्या है, आपके पास प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन भी मौजूद हैं। आप जो फोर्स इनको जोड़े रखी है वो असल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की खासियत ये है कि ये असल में कैसी है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है।
तभी तो ये जुड़े हुए हैं, अदरवाइज ये जुड़े नहीं होंगे, फिर वरना क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे या लादा हो जाएंगे। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो वजूद में ही नहीं आ पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अट्रैक्टिव फोर्स कैसे होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल भी। जबकि जो प्रोटॉन है इस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो अब एक ऐसा पार्टिकल जिसपे कोई चार्ज नहीं है और एक ऐसा पार्टिकल जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच तो अट्रैक्शन की फोर्स कैसे होगी? क्योंकि आप तो ये पढ़ के आए ना कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, और जबकि जो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, वो रिपेल करता है, जबकि जो नेगेटिव नेगेटिव है उसको क्या करता है, रिपेल। तो यहां पर अब ये तो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच। असल में ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, यानी कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ना कि कोई और रिपल्सिव फोर्स हो। यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो असल में चार्ज के इंडिपेंडेंट है, यानी कि चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती। तो चार्ज इंडिपेंडेंट होने की वजह से आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर, वो असल में क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक आपके जहन में सवाल जो बार बार उठेगा वो ये है कि अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन और प्रोटॉन ही मौजूद हैं, तो होना तो यही चाहिए कि ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन को न्यूक्लियस में क्या करे, रिपेल करे। यानी कि अगर आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज हो और एक ये पॉजिटिव चार्ज हो, तो जो पहला चार्ज है वो दूसरे चार्ज को अपने से दूर धकेले इस तरफ फोर्स लगा के, जबकि ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपने से दूर धकेले इस तरफ। लेकिन ये अलबत्ता जरूर है कि आपके पास न्यूक्लियस में ये फोर्स मौजूद जरूर है, लेकिन ये जो फोर्स, रिपल्शन वाली फोर्स है, वो बहुत कमजोर है न्यूक्लियस के अंदर बानिस्बतन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस में डोमिनेट करती है रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन से। तो फिर ये बात मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स इन न्यूक्लियस एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। यानी कि न्यूक्लियस में आपके पास जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो डोमिनेट कर जाती है या ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। किससे? वो फोर्स ऑफ रिपल्शन जिससे ये दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो फोर्स असल में कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मतलब है न्यूक्लियस में आपके पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेटर है किससे? इलेक्ट्रिक फोर्स से। और अभी तक हमने जितनी भी फोर्सेस पढ़ी हैं नेचर में, आपके पास चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, या वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसको हम अभी डिस्कस करें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इन तमाम फोर्सेस से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो इकट्ठे रह पा रहे हैं। यानी कि ये ग्लू हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे ग्लू का रोल जो है ना वो न्यूक्लियर फोर्स अदा कर रही हो, जिसने इनको जोड़ के रखा हुआ है। अब अगली जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि इस जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसकी रेंज क्या है, यानी कि कहां तक ये फोर्स लग सकती है। जैसे कि आपके पास अब ये अगर एटम है पूरा, इसके बाद यहाँ पर भी जगह है, तो क्या यहाँ पर अगर मैं कोई पॉजिटिव एक चार्ज समझाने के तौर पे रख दूं, तो क्या इस इन दो चार्जेस के बीच, या न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है और यहाँ पे जो चार्ज मौजूद है, इनके बीच में क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी या नहीं? तो उसका जवाब है नहीं। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ लगती ही तब है जब आप न्यूक्लियस की हदूद में रह के बात कर रहे हो, यानी कि न्यूक्लियस की हद तक ही ये फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका असर भी सबसे ज्यादा इस हद में ही होगा। तो इसकी जो रेंज है, जिस रेंज के अंदर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, वो रेंज ऑफ जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो असल में एक न्यूक्लियस के साइज जितनी है, या न्यूक्लियस के साइज में ही ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इस वजह से आपके पास इसकी जो रेंज बन जाती है वो असल में एक न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको हम एक
फेम्टोमीटर भी कहते हैं, 10⁻⁻15 जो है ना, उसको हम एक आसान वे में लिख सकते हैं, जिसको हम एफ यानी कि फेम्टो और साथ आ जाएगा मीटर। तो फेम्टोमीटर के साइजेस में आपके पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, और वो इसी रेंज में क्या कर रही होगी, वो लग रही होगी। अब जो आखिरी पॉइंट है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से रिलेटेड है, वो ये है कि आपके पास जैसे जो प्रोटॉन है वो दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, और इनको जो जोड़ के रखने वाली फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो जिस जरिए से वो फोर्स लगती है, या फोर्स जो कैरियर्स हैं असल में, जिसकी वजह से ये क्वार्क्स इकट्ठे होके या मिल के क्या बना रहे हैं, प्रोटॉन, वो असल में कहलाते हैं फोर्स कैरियर्स। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जो फोर्स कैरियर्स हैं वो असल में आपके पास ग्लूऑन्स हैं। तो ग्लूऑन्स क्या हैं, ये असल में फोर्स कैरियर्स हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। और इन ग्लूऑन्स की भी खास बात यह है कि असल में इनका भी कोई मैस नहीं होता। तो फिर मैं कह सकता हूं कि ये असल में क्या है, ग्लूऑन्स भी क्या है, मैस लेस पार्टिकल। तो आज हमने बेसिक फोर्सेस इन नेचर के बारे में पढ़ा, और उसमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी उसकी डिस्कशन की।